काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जूलॉजी से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में ये बहुत ही अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसके अलावा बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए भी बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसकी यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तीसरी और चौथी यूनिट में डेवलपमेंटल बायोलॉजी दी हुई है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, लगभग 10-15 वीडियोज़ में ये समाप्त हो पाएगा। लगातार बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। तो समझते हैं क्या है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो स्टडी करती है स्टेजेस की। कौन से स्टेजेस की? स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास की जो अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम लोग जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो किस किस स्टेज से गुजरता है। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की। इसमें गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का बनना, मतलब स्पर्म्स एंड ओवा का बनना क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लीवेज के बारे में। विदलन बोलते हैं, मतलब डिवीजन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनता है इसमें क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट का डिवीजन क्या कहलाएगा? डिवीजन ऑफ जायगोट। डिवीजन ऑफ जायगोट ये कहलाता है क्लीवेज। इसके बाद स्टेज आती है ब्लास्ट्यूला की, मतलब हम लोग पढ़ेंगे ब्लास्ट्यूलेशन। सॉरी, इससे पहले आता है मॉर्यूलेशन। मॉर्यूला बनता है तो मॉर्यूलेशन पढ़ते हैं हम लोग। मॉर्यूलेशन कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मोर्यूला। सॉलिड मोर्यूला बनता है, इसे बोलते हैं मॉर्यूलेशन। फिर इससे होता है ब्लास्ट्यूला बनता है, इसे हम पढ़ते हैं ब्लास्ट्यूलेशन। ब्लास्ट्यूलेशन में क्या पढ़ते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिंगल लेयर्ड ब्लास्ट्यूला। इसके बाद जो होता है वो आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर्ड गैस्ट्रुला। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन्स का निर्माण। तो ये सभी स्टेजेस जो हैं ये कहलाती हैं
ये जो स्टेजेस हैं ये सभी हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। इसमें ये डिवीजन के सभी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों प्रकार के चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इन पे सब पे स्टडी किया जाता है। किसमें? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। मतलब फिजिकली कैसा चेंज आ रहा है भौतिक रूप से, केमिकल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से केमिकल हेल्प कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं इनमें सब में, और कैसे बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स बन रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये सभी जो है चेंजेस इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। किसके? डेवलपिंग एम्ब्रियो के जो स्टेजेस होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। पहले इसे एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जानते थे। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी पहले बोला जाता था, लेकिन अब जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोला जाता है। तो ये तो हो गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कुल मिलाकर हम जो डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन एक सीरीज़ वे में करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पहला टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस दो शब्द से मिलकर बना है। एक है गैमीट्स, दूसरा है जेनेसिस। दूसरा वर्ड है इसमें जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जानते ही हो आप लोग। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, निर्माण। और दूसरा जो है, पहला शब्द है इसमें गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब होता है स्पर्म्स एंड ओवा, ये कहलाते हैं गैमीट्स। तो स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा पार्ट जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा oogenesis। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स। स्पर्म्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स, दैट इज ओवा। ओवा का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis और स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को हम दो भागों में स्टडी करेंगे। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो फर्स्ट पार्ट आज हम लोग समझ रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस
तो स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोग जानते ही हो, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन। मेल गैमीट्स मतलब स्पर्मेटोजोन्स, स्पर्मेटोजोन्स शॉर्ट में स्पर्म्स कह सकते हैं हम लोग। स्पर्म्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब मेल गैमीट्स है तो मेल के अंदर ही होगा। मेल में जो टेस्टिस पाए जाते हैं, टेस्टिस या टेस्टीज बोल सकते हैं हम लोग, टेस्टीज के अंदर ही क्या होता है? स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टिस क्या है? गोनड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेल गोनड्स, मेल गोनड्स। तो मेल गोनड्स के अंदर ही मतलब मेल में पाए जाते हैं टेस्टीज, जिसे हम हिंदी में वृषण कह सकते हैं, वृषण। तो वृषण के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लो ये एक टेस्टिस है, इस प्रकार से इसके अंदर कई ट्यूब्स होती हैं, ये नली होती हैं, नलिकाएं होती हैं। ये ट्यूब्स कहलाती हैं सेमेनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर कई नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। तो जैसे एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर कई नलिकाएं हैं, बहुत महीन नलिकाएं जो कहलाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सब जुड़कर बनाती हैं वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस बनाती हैं। तो ये एक टेस्टीज है, इसमें दिखाया गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं टेस्टीज की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही, टेस्टीज में भी कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म्स को हम लोग स्पर्मेटोजोन्स कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? स्पर्म्स। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल में टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया भी दो भागों में कंप्लीट होती है। सबसे पहला इसमें पार्ट है, ये हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और दूसरी इसकी स्टेज होती है, ये कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो कैसे होते हैं? गोल होते हैं इस प्रकार से, और नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब चल नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का, फिर ये नॉन मोटाइल से क्या बनेंगे? मोटाइल बन जाएंगे, मतलब इनमें टेल बन जाएगी, और ये कैसे हो जाएंगे? मोटाइल मतलब गतिशील हो जाएंगे। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स पहले बनेंगे, फिर क्या होगा? ये मोटाइल क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हम दो भागों में कंप्लीट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस।
तो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स कैसे बनते हैं ये समझेंगे। तो हम लोग जानते ही हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम काट के देखें तो इस प्रकार से इसमें बीच में गुहा होगी और सेल्स होंगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये इसकी कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये यहाँ पर भरा हुआ। इसके अंदर कई सेल्स होंगी, ये सेल्स कहलाती हैं इस प्रकार से। कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी इस प्रकार से होंगी, ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं कुछ, ये बाकी कई किनारे किनारे सेल्स होंगी, ये कोशिकाएं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट के देखा है हम लोगों ने टेस्टिस की, इस प्रकार से। ये तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर भी कुछ सेल्स होंगी, ये कोशिकाएं इसमें कनेक्टिव टिश्यू में भी होंगी, ये कहलाती हैं सेल्स ऑफ लेडिग सेल्स। और ये वाली सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स। बाकी ये जो सेल्स होती हैं ये जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स मतलब जनन कोशिकाएं। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल्स क्या हैं वो देखते हैं। देखिए जर्म सेल्स क्या होती हैं, एक प्रकार की स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स जानते ही हो, जो बॉडी में पाई जाती हैं और कई प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्टेम सेल्स कहलाती हैं। तो स्टेम सेल्स कौन सी सेल्स, टेस्टिस के अंदर जो स्टेम सेल्स होती हैं वो कहलाती हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्टेम सेल्स हैं। काहे की स्टेम सेल्स हैं, ये टेस्टिस की स्टेम सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनिया और स्टेम सेल्स ऑफ टेस्टिस। ये सेल्स कैसी होती हैं, ये यूनिपोटेंट होती हैं। कैसी होती हैं, यूनिपोटेंट का मतलब जानते हैं, यूनि मीन्स एक और पोटेंट मीन्स बनाना या चेंज होना। तो एक ही तरह की कोशिकाओं में ये चेंज हो सकती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं हैं, स्पर्मेटिड्स। ये फाइनली क्या बना सकती हैं, स्पर्मेटिड्स ही बना सकती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना सकती हैं। कुछ सेल्स कैसी होती हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, जो कई प्रकार की कोशिकाएं बना देती हैं, जैसे हम लोगों ने साइकोन में पढ़ी थी। लेकिन ये टोटीपोटेंट ना होकर स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं, यूनिपोटेंट सेल्स होती हैं। जो यहाँ पर जर्म सेल्स दिखाई गई हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्पर्मेटोगोनिया ही क्या करती हैं, ये डिवाइड होती रहती हैं आपस में, और जो है लास्ट में क्या बनाएंगी, डिवाइड होकर लास्ट में क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड्स बनाएंगी। ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स से आकर यहाँ पर चिपक जाते हैं। ये क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये किससे चिपक जाते हैं, सर्टोली सेल्स से। और स्पर्मेटिड्स में क्या बन जाती है, टेल बन जाती है। और ये क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं उनको न्यूट्रिशन देती हैं, जिससे वो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, स्पर्म्स में। और चेंज होकर स्पर्म्स इसी में ल्यूमेन में इस प्रकार से घूमते रहते हैं। तो ये पूरा एक आउटलाइन है जो हमने अभी बताया आपको।
जर्म सेल्स कौन सी होती हैं? स्टेम सेल्स हैं ये एक प्रकार की, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये कैसी सेल्स हैं? यूनिपोटेंट हैं, और ये यूनिपोटेंट सेल हैं, केवल एक प्रकार की ही सेल्स बना सकती हैं। लास्ट में उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड्स बना सकती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ये स्पर्मेटेड सर्टोली सेल्स से चिपककर इनसे भोजन लेते हैं और किस में बदल जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में बदल जाते हैं। ये सेल्स हैं लेडिक सेल्स, इनका अलग काम है। ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये आगे हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर्टोली सेल का फंक्शन मैंने बताना चाहा यहाँ पर क्या है? न्यूट्रिशन देना। किसको? डेवलपिंग स्पर्म्स को, जो स्पर्म्स डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देना। ये आउटलाइन था, आप इसको बना भी सकते हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों को एक चीज़ पता लग गई है कि स्पर्मेटेड्स कहाँ पर बनेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। और किसके द्वारा? कौन बनाएगा इसको? स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। तो स्पर्मेटेड के फॉर्मेशन को भी हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग जो फेज़ है इसमें, ये फेज़ हम लोग पहला फेज़ है मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ इसकी पहली अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज़। दूसरी कहलाती है ग्रोथ फेज़। दूसरी अवस्था कहलाती है ग्रोथ अवस्था। तीसरी है मैचुरेशन फेज़। तो स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? स्पर्मेटेड्स के फॉर्मेशन को 3 फेज़ मतलब 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। पहली अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी अवस्था कहलाती है ग्रोथ फेज़, तीसरी अवस्था कहलाती है मैचुरेशन फेज़। तो इसमें क्या होता है ये देखिए। सबसे पहली फेज़ हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं डिवाइड हो जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया लगातार डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होकर कई कॉपी बनाती रहती हैं और टेस्टिस के अंदर कई क्या बन जाती हैं? स्पर्मेटोगोनिया बन जाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया कई डेवलप हो जाती हैं। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में तो क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हो गई और डिवीज़न कौन सा होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से कई स्पर्मेटोगोनिया जो है बनती रहती हैं, तो कई नंबर बन जाता है इनका। दूसरी फेज़ है जो हम लोग कहते हैं जिसे ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में क्या होता है? कुछ स्पर्मेटोगोनिया का साइज जो है कैसा हो जाता है? लार्ज हो जाता है, बड़ा साइज हो जाता है। लार्ज साइज होकर क्या होता है? ये बन जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो पहले स्पर्मेटोगोनिया थी, मल्टीप्लिकेशन फेज़ में स्पर्मेटोगोनिया क्या हुई? डिवाइड होती रहीं, लगातार अपनी कॉपी ज़्यादा बनाती रहीं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया साइज में बढ़ गई और वो किस में आ गई? ग्रोथ फेज़ में।
ग्रोथ हो गई उनमें और किस में बदल गई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड क्यों, क्योंकि जो स्टेम सेल्स हैं मतलब स्पर्मेटोगोनिया हैं वो भी कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं। तो ये भी कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, क्योंकि डिवीज़न कौन सा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही बनता है। नेक्स्ट फेज आता है, ग्रोथ फेज के बाद आता है मैचुरेशन फेज। तीसरे फेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसे बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन वाली अवस्था में क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बने तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कोशिकाएं थीं वो उनमें मियोसिस हुई, मियोटिक डिवीज़न हुआ, मियोटिक डिवीज़न हुआ। और कौन सा, मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न हुआ। मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न होने से क्या हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में बदल गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी होती हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग जानते ही हो मियोटिक डिवीज़न हुआ मतलब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन में ये डिप्लॉयड थी, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी हो जाती हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब इनमें आधे ही क्रोमोसोम आते हैं। डिप्लॉयड में कैसे थे, 2 सेट थे क्रोमोसोम के, एक सेट इसमें आ गया, तो ये कैसी हो गई, हैप्लॉयड मतलब एक गुणित हो गई, 2 गुणित से कैसी बन गई, एक गुणित। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी होती हैं, हैप्लॉयड। और किस डिवीज़न द्वारा बनता है, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं मियोटिक फर्स्ट के द्वारा। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी बन जाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 बन जाएंगी मियोटिक फर्स्ट में। फिर अगला डिवीज़न होगा मियोटिक सेकेंड डिवीज़न। मियोटिक सेकेंड डिवीज़न में क्या होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी थी वो बना लेती हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आप लोगों ने अगर डिवीज़न पढ़ा हो तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो डिप्लॉयड के ही समान होता है, वो सॉरी ये जो माइटोसिस के समान ही होता है मियोटिक सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहता है, समान ही रहता है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी थी, हैप्लॉयड, तो ये भी कैसी होंगे स्पर्मेटिड्स, हैप्लॉयड ही होंगे। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैप्लॉयड, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्मेटिड्स बनाती है, 4 स्पर्मेटिड्स बनाती है। ये पूरी स्टेज जो अवस्थाएं थीं वो काहे की थीं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप अपने आप खुद भी बना सकते हैं, और बुक्स आती हैं। सबसे अच्छी बुक जो बीएससी के लिए है वो आप लोग जानते ही हो, रस्तोगी पब्लिकेशंस की हैं। आप ख़रीद सकते हो, उससे नोट्स बना सकते हो, या आपके साथी लोग हैं प्रीवियस ईयर के नोट्स आप जो मैंने पढ़ाए हैं कोचिंग में, आप उनसे ले सकते हो, उनसे भी आपको मदद मिल सकती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे कंटिन्यू। ठीक है, धन्यवाद।